भैया बहनों नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा अष्टमी के इतिहास का दूसरा अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की स्थापित होती है इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की और कैसे साम्राज्य स्थापित किया। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। 1707 में इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और एक बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। क्या हुआ था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वो अन्य राज्य थे वो ताकतवर होने लगे थे और दिल्ली एक मैन केंद्र नहीं रह पाया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और वहाँ के इलाकों पर कब्जे में इसकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ पर अपना साम्राज्य नहीं चाहते, अपना व्यापार चाहते थे। पर तो फिर ऐसा कैसे हुआ? एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। अब ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कैप्टन हडसन द्वारा आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को और उसके पुत्रों को कैद कर रखा है। कैद करने के बाद उनके पुत्रों को तो उनके सामने मार दिया गया और उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। इंग्लैंड की रानी थी, उससे उन्होंने इजाज़त हासिल की चार्टर कि हम व्यापार करने जा रहे हैं, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्ट के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो वह तभी से सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ये ऐसा अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो, नहीं तो क्या है, प्रतिस्पर्धा होगी तो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में सामान महंगा मिलेगा। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से रोक नहीं सका। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। पुर्तगाल के यात्री थे वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में भारत के दक्षिणी तट केरल के अंदर पहुंचे थे और इस यात्रा का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी यहाँ महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। भारत के अंदर रेशम था जो उस वक्त फेमस था, उनकी मांग थी यूरोप के बाज़ारों में। उनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय व्यापार बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। अभी 2-3-4 कंपनियां होगी तो क्या है, चीज़ों की मांग बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा भी गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब कोई भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती या रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी। माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोकती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के लिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण व्यापारी
स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखकर कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। अब क्या हो, 3-4 कंपनियां हो गई, डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, तो वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई और आपस में युद्ध होने लगे। अब इनके आने का मार्ग देखो कैसे। ये यहाँ से स्टार्ट होकर जहाज़ों के माध्यम से समुद्री रास्ते से यहाँ पर होते हुए पुर्तगाली लोग भारत के दक्षिणी पूर्वी बंगाल, कलकत्ता और केटन में पहुँचे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। उन्होंने पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की और यहाँ पे काम करने वाले को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। यहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनसे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के साथ आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, मतलब किलाबंदी स्टार्ट कर दी कंपनी के चारों तरफ। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली। उनमें से एक गाँव था कालीकता, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। मतलब पहली कंपनी जो स्थापित की थी वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। पुराना नाम कालीकता, बाद में कलकत्ता और वर्तमान में कोलकाता। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान भी जारी कर दे। तो उन्होंने मुगल बादशाह था उसको तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क दिए व्यापार करने का फरमान जारी करे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब राजाओं को जो राजस्व था वो मिलता नहीं था। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी हो गई। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियासत देने से मना कर दिया था। व्यापार का अधिकार देने के बाद कंपनी से नजराने मांगे। अब उन्होंने अधिकार तो दिया पर उन्होंने नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, क्योंकि अंग्रेज लोग थे अपने किले बढ़ा रहे थे, उनको रोका। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि यह उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सारा शुल्क हटा लें। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों के परिणाम प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। तो बाकी अध्याय हम दूसरे पार्ट में देखेंगे।